हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में अभी तक हमने कवर कर लिया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही बेसिक मेथड होता है। उसके बाद हमने कवर किया इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सब्स्टिट्यूट करके आगे आगे प्रॉब्लम को बढ़ा रहे थे। उसके बाद हमने कवर किया इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर हमने टोटल 5 फॉर्मेट में इस टॉपिक को कवर किया है। अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग मेथड्स को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक सा मेथड अप्लाई करके और दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पे। तो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से एक बार पूरा रिकॉल करते हुए और प्रॉब्लम्स लेते हुए आगे बढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में पहले बहुत बेसिक से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर हमने टोटल 3 फॉर्मेट देखे थे कि कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ वन बाय वन करके। तो अगर फॉर्मेट वन की बात करें, अगर हम तो अगर हमें प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से दिया हो 5x dx डिवाइडेड बाय, अभी इंटेंशन छोड़ देते हैं, सिर्फ फॉर्मेट की बात करते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की। अगर कुछ ऐसे दिया हो 5x अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसमें a की वैल्यू b के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा दिया हो 5x की वैल्यू यहाँ पे या तो कांस्टेंट हो सकती है या फिर लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है इस केस में, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है, तो मतलब मैक्सिमम पावर 2 बैठा हुआ है नीचे, तो ऊपर मैक्सिमम पावर जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का जो पावर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर के पावर से कम होगा। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू सब निकाल लेंगे, इक्वेट कर लेंगे 5x की वैल्यू को, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो टॉप बी पार्ट की बात करते हैं। तो बी पार्ट में क्या होगा, 5x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लेट से पहला फैक्टर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और सेकंड फैक्टर की बात करें तो एक्स माइनस बी अगर हम कंसीडर करें, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस साथ में एक और फैक्टर ऐड हो जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर लीनियर के साथ आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा उसमें क्वाड्रेटिक के साथ रहेगा, और थर्ड अपने आप आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस बी का फैक्टर। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। उसके बाद इस इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को इजीली हम 3 पार्ट में सॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, इसको यहाँ से लिख पाएंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक बैठा हुआ है जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है, तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा लीनियर फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट फैक्टराइजेबल, इज नॉट फैक्टराइजेबल। ये फैक्टराइजेबल नहीं होगा, उसी केस में हम इसको न्यूमरेटर में यहाँ पे लीनियर आ जाएगा। तो हमारा ये 5x वैल्यू पे हमने बात कर लिया था, 5x की वैल्यू इस केस में अगर बात करें तो मैक्सिमम पावर ऊपर 2 आ सकता है, क्योंकि नीचे मैक्सिमम पावर 3 बैठा हुआ है, इसलिए मैक्सिमम पावर ऊपर जो आएगा वो 2 आएगा। मतलब या तो कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर लीनियर एक्सप्रेशन आ सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ सकता है 5x में। इस केस में भी बात करें तो वही होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर नीचे 3 बैठा हुआ है। बेसिकली मैक्सिमम पावर जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उससे एक पावर कम हो जाएगा, 5x की वैल्यू आ सकती है उतना। तो ये हो जाएगा हमारा इस फॉर्मेट में। जब भी हमें इक्वेशन दिया होगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे अलग अलग पार्ट में, और ए बी और सी की जो भी कॉन्स्टेंट आ रहा है उस वैल्यू को निकालेंगे और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे उसका हम। तो एग्जांपल समझते हैं वन बाय वन। अगर मैं पहला प्रॉब्लम लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत बेसिक प्रॉब्लम लिया था, हमने लिया था उसमें 2 प्रॉब्लम हमने कर लिया था। तो यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर जो है वो अलग अलग टर्म से आ रहे हैं, तो अगर हमें इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पे
फ्रैक्शन में एजम्पशन कर रहे हैं, जो फंक्शन जो हमारा ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, अगला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, हम इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर रहे हैं, ना कि इंटीग्रेशन में। समझते हैं यहाँ से, तो हम इसको इस फ्रैक्शन को लिख पाएंगे टोटल टी अपॉन टी प्लस थ्री, दूसरा फैक्टर आ जाएगा यहाँ से टी प्लस फाइव, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन टी प्लस थ्री प्लस बी अपॉन टी प्लस फाइव। अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये t इज इक्वल्स टू, अगर मैं नीचे एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस थ्री टी प्लस फाइव। पहले प्रॉब्लम में अच्छे से कर लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे t प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू टी प्लस फाइव प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री। तो अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो है दोनों साइड कट जाएंगे, दोनों फैक्टर t प्लस थ्री टी प्लस फाइव कट जाएगा, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा t इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस फाइव प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार t की वैल्यू को माइनस फाइव एज्यूम कर लेंगे, t की वैल्यू को माइनस फाइव, और एक बार क्या कर लेंगे t की वैल्यू को दूसरा फैक्टर में माइनस थ्री है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम पहले केस की बात करें t की वैल्यू माइनस फाइव, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस फाइव, राइट हैंड साइड में ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस फाइव पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस टू टाइम्स में b, तो यहाँ से हो जाएगी b की वैल्यू फाइव बाई टू। तो अगर हम इस केस में बात करें t की वैल्यू माइनस थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ से आएगा माइनस थ्री रखेंगे तो टू टाइम्स में a, दूसरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू। हमारे पास आ गई a की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू। अब हम क्या करेंगे, इस a और b को यहाँ पे इसमें पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तुम्हारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो अब अभी ध्यान देने बात ये है कि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया है सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में, इंटीग्रेशन के पार्ट में इंटीग्रेशन में हमने इसको एज्यूम नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा t की वैल्यू था एक्स स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, तो बेसिकली हमारा जो ये फ्रैक्शन था पूरा, इसको हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। बेसिकली इसको हम लिख पाएंगे, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू टाइम्स में इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे t प्लस थ्री है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा। सेकेंड टर्म्स में b की वैल्यू प्लस फाइव बाई टू है, मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन एक्स, टी प्लस फाइव है तो t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा। बेसिकली हम इस फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस थ्री अपॉन टू टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस फाइव अपॉन टू टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है दो पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली हमारे पास हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसको आई एज्यूम कर लूँ तो यहाँ से हो जाएगा आई की वैल्यू, पहला पार्ट हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सेकेंड पार्ट हो जाएगा प्लस फाइव बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। यहाँ से अगर हम देखें, हमने क्या किया था, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया था, फिर हमारा वहाँ से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू आ गई बी की वैल्यू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस थ्री बाई टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो रूट थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे रूट फाइव का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट थ्री प्लस फाइव बाई टू इंटू वन अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा एक्स अपॉन रूट फाइव प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का, इस इंटीग्रेशन का हमारे पास ये जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया, फिर उसके बाद टी अपॉन टी प्लस थ्री टी प्लस फाइव दो फैक्टर बन गए, तो वहां से हमने पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ ब्रेक किया, ए और बी की वैल्यू निकाला, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, फिर एक्स स्क्वायर को जो हमने टी एज्यूम किया था वापस से उस फ्रैक्शन हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन था यहाँ पे हमने इस फ्रैक्शन में पुट कर दिया, हमारा दो 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 पार्ट में ब्रेक हुआ पूरा फ्रैक्शन, तो उसको अलग अलग सॉल्व करने पे दोनों टर्म्स में tan इनवर्स का आ रहा है रिजल्ट, हमने ये फाइनल रिजल्ट लिख लिया इसका। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, थ्री साइन थीटा माइनस टू टाइम्स में कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा। इसको पहले अपने से आप ट्राई करो कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये तो क्लियर होता है कि अगर ऊपर कॉस थीटा दिख रहा है हमें तो हम साइन थीटा को अगर टी एज्यूम कर लें साइन थीटा को, तो हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा हमारे पास न्यूमेरेटर में बैठा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले।
तो हम क्या करते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू टी एज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से हम लिख पाएंगे cos थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। तो अगर हम रिप्लेस करें वापस से प्रॉब्लम के अंदर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आई इज इक्वल्स टू, इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू थ्री टी माइनस टू, और ये cos थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू जाएगी डी टी, यहाँ से हो जाएगा ये डी टी डिवाइडेड बाय 5 माइनस, यहाँ से या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 4 साइन थीटा। बेसिकली 4 प्लस 1 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऐसे लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से लिख पाएंगे इसको 3t माइनस टू इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। यहाँ पे टी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ से देखें तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये फैक्टराइजेबल है कि नहीं, ये वाला टर्म्स। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अगर हम आगे देखिए इस प्रॉब्लम को, तो हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस टू डी टी डिवाइडेड बाय, हो जाएगा टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो अब हम 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं रेशनल फ्रैक्शन के अंदर। कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले फ्रैक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो 3t माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन, अभी होल स्क्वायर है तो पहला टर्म आएगा लीनियर में, तो वन ए अपॉन टी माइनस टू प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगा बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3t माइनस टू इज इक्वल्स टू ए टाइम्स में t माइनस टू प्लस बी। इस बार मैं डिनोमिनेटर में नहीं लिखा हूँ क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे या फिर t की वैल्यू को t की वैल्यू को 2 पुट कर लेते हैं एक बार। यहाँ से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 इज इक्वल्स टू, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे b, तो b की वैल्यू जाएगी 4, और एक बार t की वैल्यू जीरो एज्यूम कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा माइनस टू इज इक्वल्स टू, जीरो पुट करने पे माइनस टू ए प्लस बी, तो माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू ए प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 4 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस टू, बेसिकली ए की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे और ए और बी की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, हमने क्या एज्यूम किया था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा को हमने टी एज्यूम किया था, लास्ट में इसको रिप्लेस करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो एक वैल्यू जाएगी 3, तो हम बेसिकली लिख पाएंगे आई इज इक्वल्स टू 3 अपॉन टी माइनस टू डी टी, सेकेंड आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पे जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय टी माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 3 को बाहर लिख सकते हैं हम, डी टी अपॉन टी माइनस टू, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरा। यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स में एल एन ऑफ टी माइनस टू प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कुछ रिजल्ट, बाकी हम कर भी सकते हैं अलग से। तो माइनस 1 बाई एक्स आता है, तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, तो इस केस में हम लिख पाएंगे इसको प्लस 4 माइनस 1 अपॉन टी माइनस टू हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो अब हम टी की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे साइन थीटा से, क्योंकि हमने साइन थीटा को टी एज्यूम किया था। एक चीज और यहाँ पे मैं याद दिलाता हूँ आपको, तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया था, तो वो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स तक एज्यूम किया था, जैसे ही हमने इसको ब्रेक कर लिया वापस हमने इसमें रिप्लेस कर दिया था। बट इस केस में क्या हुआ है, इस केस में हमने इंटीग्रेशन के लिए साइन थीटा को टी एज्यूम किया है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है याद रखने वाला, कि हमने इस प्रॉब्लम में जो है साइन थीटा को टी एज्यूम किया, तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में ब्रेक करने के लिए नहीं, बल्कि पूरा इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसको साइन थीटा को टी एज्यूम किया था। तो वापस से हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट आने के बाद इंटीग्रेशन का टी की वैल्यू को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स में एल एन ऑफ साइन थीटा माइनस टू प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 4 अपॉन साइन थीटा माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, इस केस में साइन थीटा को टी एज्यूम किया, ऊपर dt बन गया,
उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, ये इस प्रॉब्लम यहाँ पे ये टर्म्स में आया, यहाँ पे हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, ए पार्ट में आया ए अपॉन टी माइनस टू, सेकेंड में आया बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, फिर इसके बाद साइन थीटा को हमने टी एज्यूम किया था, इसलिए वापस से फाइनल रिजल्ट में हमने साइन थीटा की वैल्यू को वापस से जहाँ पे टी था वहां पे हमने साइन थीटा पुट कर दिया। तो बस एक चीज और देखें अगर हम यहाँ पे, तो हम चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स में ln ऑफ 2 माइनस साइन थीटा प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऐसा क्यों कर पाए हम, बेसिकली क्या है समझते हैं। यहाँ पे नीचे आया साइन थीटा माइनस टू, तो हमने क्या किया माइनस के साथ एडजस्ट कर लिया, तो हमारे पास बचा 2 माइनस साइन थीटा। अब 2 माइनस साइन थीटा अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 माइनस साइन थीटा बेसिकली हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हमने लॉग के टर्म से यहाँ से हमने मॉड गिटा दिया, क्योंकि 2 माइनस साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में हमने क्या लिया है, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, बेसिकली हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक कर लेंगे। तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं रेशनल फ्रैक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये फैक्टराइजेबल भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन जाएगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने, यहाँ से हम a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से बेसिकली हम लिख सकते हैं वन इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार x की वैल्यू क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फैक्टर लिखने जाएंगे, तो यहाँ से आएगा a और इस टर्म से आएगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा b प्लस लीनियर एक्सप्रेशन का लिख सकते हैं। तो यहाँ से तो कोई फैक्टर नहीं आ रहा है लीनियर एक्सप्रेशन का x के टर्म में, यहाँ से आ जाएगा c इंटू एक्स, यहाँ से हो जाएगा c प्लस कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे तो यहाँ से आएगा a प्लस यहाँ से लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म तो नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पे 0 है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 0, या फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू माइनस बी, और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी इस लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो c की वैल्यू भी हो जाएगी 0 और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 1 दी हुई है। तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -1। हमारे पास आ गया a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0। या फिर हम चाहें तो यहाँ पे कोई भी टर्म्स पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी, और वहां से भी हम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने कंपेयर कर लिया यहाँ से, तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बेसिकली, यहाँ से आ जाएगा a अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस b की वैल्यू है -x, c की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया हमारा, बेसिकली जो फ्रैक्शन था 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें इंटीग्रेट करना है उस टर्म्स को, हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। तो हमारे पास पहला टर्म आएगा यहाँ से 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को हमने इन दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इस तरीके से। यहाँ से 1 बाई एक्स हो जाएगा ln x, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर हम t एज्यूम कर लें, तो नीचे पूरी टर्म्स को t एज्यूम कर लें। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t एज्यूम कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 dt। बेसिकली इसको हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ साइड में, यहाँ हो जाएगा x dx की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 dt डिवाइडेड बाय t, हो जाएगा 1 बाई 2 ln t, 1 बाई 2 ln t हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे इसको माइनस 1 बाई 2 ln ऑफ t, और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा ln ऑफ मॉड x माइनस 1 बाई 2 ln ऑफ, यहाँ पे t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
प्लस कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन गए, दो फ्रैक्शन बन गया। तो पहला वाला आ गया 1/x का हो जाएगा ln x। सेकंड टर्म्स का हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t एज्यूम कर लिया, तो हमारे पास आ गया x dx की वैल्यू 1/2 dt। यहाँ से हो जाएगा -1/2 ln ऑफ t, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन। फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ln ऑफ x -1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि हमारा पास फाइनल रिजल्ट इसका। तो हम देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, dx डिवाइडेड बाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वैसे अगर हम इसको देखें तो हमें लग नहीं रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, बट अगर हम इसमें क्या करें, e के पावर x को t एज्यूम कर लें, लेट e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू t। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको। डिफरेंशिएट करते हैं हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से हम dx को लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x इंटू dt, और e के पावर x को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, t। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx की वैल्यू को dx इक्वल्स टू 1 अपॉन t इंटू dt। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये dx की वैल्यू हो जाएगी 1/t dt डिवाइड बाई e रेज़ टू द पावर x माइनस वन। तो e के पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, t माइनस वन। अगर अब हम देखें ध्यान से इसको, तो 1 अपॉन t इंटू टी माइनस वन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर दो अलग अलग पार्ट में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई टी माइनस वन को कन्वर्ट कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस वन। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b को सॉल्व करेंगे, 1 इक्वल्स टू a इंटू टी माइनस वन प्लस b टाइम्स में t। यहाँ से क्या कर लेंगे, a की वैल्यू को एक बार 1 पुट कर लेंगे, एक बार t की वैल्यू को एक बार 1 पुट कर लेंगे और एक बार t की वैल्यू को 0 पुट कर लेंगे। तो 1 पुट करते ही ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आ गई 1। अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस ए, 1 इक्वल्स टू माइनस ए, बेसिकली a की वैल्यू हो जाएगी -1। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को लिख पाएंगे इस तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन t इंटू टी माइनस वन को लिख सकते हैं, a की वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन टी प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन टी माइनस वन। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसको, यहाँ से हम लिख पाएंगे इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ -1 माइनस डी टी अपॉन टी प्लस डी टी अपॉन टी माइनस वन। ये हो गया हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर लिख पाएंगे इसको, डी टी, हमने टी के पावर एक्स को टी माना है, यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन टी प्लस एल एन ऑफ टी माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसको और हम चाहें तो लिख सकते हैं एल एन ऑफ टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब हम टी की वैल्यू को क्या पुट कर लेंगे, ई के पावर एक्स पुट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एल एन ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। हमने क्या किया, ई के पावर एक्स को टी एज्यूम कर लिया, तो वहां से हम लिख पाए डी एक्स की वैल्यू को 1/t dt लिख पा रहे थे हम dx की वैल्यू को। तो हमने क्या किया, dx की वैल्यू को 1/t dt लिख लिया, और e के पावर x माइनस वन बचा हुआ था, तो इसको लिख सकते हैं t माइनस वन। अब हम क्या किया, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन को ब्रेक कर लिए दो पार्ट में, तो वहां से a और b की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमें a की वैल्यू -1, b की वैल्यू +1 आ गई। तो हम दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, तो यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, और हमने क्या किया, टी की वैल्यू को वापस से e के पावर x पुट कर दिया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया log ऑफ e के पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई e के पावर x प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है, 3x² dx डिवाइडेड बाई x³ माइनस 5, अगला फैक्टर है x³ प्लस 7। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हम बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं तो हमें इतना पता है कि अगर हमें नीचे x³ का टर्म दिख रहा है और ऊपर x² बैठा हुआ हो, तो क्या करेंगे, x³ को t एज्यूम करते हैं, हमारे पास x² के टर्म में हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट x³ इज इक्वल्स टू t, यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x² dx वैल्यू हो जाएगी dt। हम 3x² dx जो पूरा न्यूमरेटर बैठा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं dt। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई x³ की वैल्यू हमने t एज्यूम किया, तो t माइनस 5, और अगला फैक्टर हो जाएगा t प्लस 7। अब हम देखें तो हमारे लिए बहुत इजी प्रॉब्लम बन चुका है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे इस पर पार्शियल फ्रैक्शन, और इजिली सॉल्व कर पाएंगे।
तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो हम लिखेंगे 1/t-5 इंटू t+7 इज इक्वल्स टू a/t-5 प्लस b/t+7। दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। यहाँ से a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें, तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू a इंटू t+7 प्लस b इंटू t-5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, एक बार t की वैल्यू को -7 पुट करते हैं, t की वैल्यू -7 पुट करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 और ये टर्म हो जाएगा 0, यहाँ से आएगा -12b। बेसिकली b की वैल्यू हो जाएगी -1/12 और अगर हम t की वैल्यू को +5 पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 12a, 1 इक्वल्स टू 12a और ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0। यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे a की वैल्यू को 1/12। a की वैल्यू आ गई 1/12, b की वैल्यू आ गई -1/12। तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख पाएंगे, बेसिकली इसको लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन में जो भी हमारे पास टर्म दिया हुआ इसको हम लिख सकते हैं 1/12 dt डिवाइडेड बाई t-5 माइनस 1/12 dt डिवाइडेड बाई t+7। तो हमने क्या किया, इस टर्म को हमने इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा 1/12 ln ऑफ t-5 माइनस 1/12 ln ऑफ t+7। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं 1/12 ln ऑफ t-5 डिवाइडेड बाई t+7 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब t की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम किया था, x³ एज्यूम किया हुआ है, तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 1/12 ln ऑफ x³ - 5 डिवाइडेड बाई x³ + 7 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो हम क्या किया, x³ को t मानते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ पे ऊपर x² का टर्म बैठा हुआ है और नीचे x³ का टर्म बैठा हुआ है, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद dt बन गया ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा t-5 इंटू t+7। तो लीनियर प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसलिए हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इसको। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते ही हम इसको a और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर हम t की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे x³, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/12 टाइम्स में log ऑफ x³ - 5 डिवाइडेड बाई x³ + 7 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन पूरे प्रॉब्लम का। तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5x + 7 डिवाइडेड बाई x² + x - 12 dx। तो अभी तक हम जो प्रॉब्लम कर रहे थे उसमें था प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसलिए हम उसको इजीली कन्वर्ट कर पा रहे थे मल्टीपल पार्ट्स में बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बट अभी जो प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारे पास, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो एक बार हम देख लेते हैं, वापस से रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर px/qx के फॉर्म में दिया हो पॉलिनोमियल, और यहाँ पे डिग्री ऑफ px जो हो, डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx हो, डिग्री ऑफ qx, इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब भी डिग्री ऑफ px, जो न्यूमरेटर में जो डिग्री हो, अगर उसकी डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर बराबर हो, तो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, px/qx को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू px प्लस rx/qx। हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे तो क्वोशिएंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन, जिससे डिवाइड लगा रहे हैं qx, नीचे qx आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करेंगे, फिर ये जो टर्म बचेगा इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, और ये वाला यहाँ पे वापस से हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको वापस से ऊपर लिख देता हूँ, हो जाएगा px/qx इज इक्वल्स टू tx प्लस rx/qx। हम डिवाइड लगाते हैं इसमें, हो जाएगा x² प्लस x - 12 डिवाइड बाई 3x² - 5x + 7। डिवाइड लगाएंगे तो x² है, तो 3x² गेट करने के लिए हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा 3x² प्लस 3x - 36, साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8x प्लस 43। हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसको इस टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल को, तो हम लिख पाएंगे 3 प्लस रिमाइंडर आ गया -8x प्लस 43, -8x प्लस 43 डिवाइडेड बाई x² प्लस x - 12।
तो हमने इस तरीके से ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। तो अब हमारे पास जो ये वाला फ्रैक्शन आ रहा है -8x + 43 डिवाइडेड बाई x² + x - 12, अब ये हमारे पास हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम इस पे लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन के पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमारे पास अगर मैं इसको i कंसीडर कर लूँ तो यहाँ से जाएगा i की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 3dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -8x + 43 डिवाइडेड बाई x² प्लस x - 12 dx। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल गया हमारे पास, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम देखेंगे पहले कि क्या ये अलग अलग फैक्टर में ब्रेक हो पा रहा है, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे पास दूसरा मेथड है। उसमें अगर ये लेट से अगर ये ब्रेकेबल नहीं है, तो अगर लीनियर में बैठा हुआ ऊपर डिनोमिनेटर में लीनियर है, तो हम क्या करेंगे, लीनियर को लिख लेंगे इज इक्वल टू a टाइम्स में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b। पर पहले अगर ये फैक्टर बन रहा हो तो इसका हम फैक्टर बना सकते हैं। वैसे इसको मैं अगर i2 एज्यूम कर लूँ तो हम लिख सकते हैं i2 इज इक्वल टू -8x + 43 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं x + 4, यहाँ से जाएगा x + 4, तो हो जाएगा x² + 4x - 3। ठीक है, तो हो जाएगा x + 4 × x - 3, दो फैक्टर बन जाएगा। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको लिख लें लीनियर को a टाइम्स में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। बट अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख पाएंगे -8x + 43 डिवाइडेड बाई x + 4 × x - 3 इक्वल्स टू a अपॉन x + 4 प्लस b अपॉन x - 3। यहाँ से हम a और b की वैल्यू को निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ये -8x + 43 इक्वल्स टू a × x - 3 प्लस b × x + 4। तो x वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -24 + 43 -24 प्लस 43 इक्वल्स टू, ये टर्म हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 7 × b। ये हो जाएगा 43 में से 24 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 9, हो जाएगा 1, 19/7 की हो जाएगी b, 19/7। और एक टर्म में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को -4 पुट कर लेंगे। इस टाइम इस केस में क्या होगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ से आ जाएगा -4 पुट करते ही 32 + 43 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा -7 × a, और ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो 43 + 32 हो जाएगा 3 + 2 5, 75/7 -7 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू -75/7। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a की वैल्यू -75/7 और b की वैल्यू हो जाएगी 19/7। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिख लिया था, तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है जैसे कि। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको -75/7 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 4 प्लस b की वैल्यू जाएगी 19/7 इंटीग्रेशन में dx अपॉन x - 3। हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया इसको, a और b की वैल्यू निकाल भी लिया। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे -75/7 ln ऑफ x + 4 प्लस 19/7 ln ऑफ x - 3 प्लस कांस्टेंट c, तो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ये, तो पहले डिवाइड लगा लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो जो क्वेश्चन आ गया 3, उसका हो जाएगा 3x। बेसिकली यहाँ पे आंसर में ये भी आ जाएगा। चाहिए तो i2 की वैल्यू है वैसे, तो i2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल आंसर i है। तो i की वैल्यू हम लिख पाएंगे i इज इक्वल्स टू 3x -75/7 ln ऑफ x + 4 प्लस 19/7 ln ऑफ x - 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट। हमने क्या किया, डिवाइड करके हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गया, तो 3 को जगह 3x, बाकी ये वाला टर्म बचा हमारे पास -8x + 43 अपॉन x² प्लस x - 12। इसका दो फैक्टर बन गया x + 4 × x - 3। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, a और b की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया अलग अलग। i2 की वैल्यू हो जाएगी ये, बाद में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, i1 की i इज इक्वल्स टू i1 + i2। यहाँ से हो जाएगा ये फाइनल रिजल्ट। अच्छा प्रॉब्लम है ये,
क्योंकि इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, डिवाइड भी लगाए हैं, फिर इसको अलग अलग यहाँ से पार्ट क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हैं सेकंड पार्ट में, तो इसको दोनों आंसर को मर्ज कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो हमारे पास आ गया ये, ऊपर में बैठा हुआ है क्वाड्रेटिक, नीचे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमारे पास क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। इसको हम लिख लेंगे ए अपॉन एक्स माइनस फोर के लिए ऊपर कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस फोर। अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे लीनियर टर्म बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को हमें इक्वेट करके निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस फोर। यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स में एक्स की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड कोफिशिएंट। यहाँ से हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का टर्म लें तो हमारे पास क्या क्या आएगा, इस फ्रैक्शन से आएगा, इस टर्म से आ जाएगा ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर बी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा, तो बी इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बनेगा वो आएगा बी। अगर हम लीनियर टर्म की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ एक्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बात करें, तो यहाँ से आएगा टू ए, और इस इक्वेशन से आ जाएगा बी एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस फोर, तो यहाँ से आएगा माइनस फोर बी, सी मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा तो प्लस सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू फोर, तो हो जाएगा फोर ए, और यहाँ से बात करें तो माइनस फोर इंटू सी, तो माइनस फोर सी। तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से वन इक्वल्स टू ए प्लस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक्स का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, यहाँ से आ जाएगा टू ए माइनस फोर बी प्लस सी। कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है फोर ए माइनस फोर सी, हो जाएगा फोर ए माइनस फोर सी। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम ए बी सी की वैल्यू को, तो सबको ए के टर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा बी की वैल्यू जाएगी वन माइनस ए, और यहाँ से जाएगी सी की वैल्यू माइनस फोर सी इज इक्वल्स टू फोर ए प्लस वन, तो सी की वैल्यू जाएगी फोर ए प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर। हमने सी को भी लिख लिया ए के टर्म में, बी को लिख लिया ए के टर्म में। अब बी और सी की वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये जीरो इक्वल्स टू टू ए माइनस फोर बी, बी की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस ए, यहाँ से हो जाएगी बी की वैल्यू वन माइनस ए प्लस सी, और सी की वैल्यू हो जाएगी फोर ए प्लस वन, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस वन बाई फोर, ए प्लस वन बाई फोर, तो सी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस वन बाई फोर। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से तो जीरो इक्वल्स टू टू ए माइनस फोर प्लस फोर ए प्लस वन बाई फोर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और तो हो जाएगा ये फोर प्लस फाइव प्लस टू सेवन ए, हो जाएगा माइनस सिक्सटीन प्लस वन, तो माइनस फिफ्टीन बाई फोर प्लस टू जीरो, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हम लिख पाएंगे सेवन ए इक्वल्स टू फिफ्टीन बाई फोर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन बाई ट्वेंटी एट, और सॉल्व ठीक है, ए की हो जाएगी फिफ्टीन बाई ट्वेंटी एट, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी एट। फिर हमारे पास बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बी इक्वल्स टू वन माइनस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी एट, तो बी की वैल्यू हो जाएगी थर्टीन बाई ट्वेंटी एट। ए आ गया, बी आ गया, और यहाँ से हम लिख पाएंगे सी की वैल्यू को, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस वन बाई फोर है, तो सी इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है फिफ्टीन बाई ट्वेंटी एट, तो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी एट प्लस वन बाई फोर, इसको लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू, इसको ऊपर नीचे सेवन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेसिकली फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी एट हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है हमने, ए बी और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बेसिकली क्या था प्रॉब्लम हमारा,
कि हमने क्या किया था, इस पूरे टर्म्स को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, इसको हमने इस तरीके से ब्रेक किया था। तो हमें हमारे पास ए बी सी वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के लिया है, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास एडवांस में प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, अलग अलग वैल्यू आती है, बहुत फ्रैक्शन में आ गया, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है एबीसी का, फ्रैक्शन में रिजल्ट आ रहा है, बट हमें प्रैक्टिस नहीं चाहिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसलिए मैंने ये जानबूझ के प्रॉब्लम लिया है खुद से। तो यहाँ से ए बी सी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ एक वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 13/28, बी इक्वल्स टू, सॉरी ए की वैल्यू 15/28, बी की वैल्यू जाएगी 13/28, 13/28, सी की वैल्यू हो जाएगी 22/28। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ए की वैल्यू। बेसिकली अगर हम इसको आई मान लें तो आई इक्वल्स, यहाँ से फ्रैक्शन लिख लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आई की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 15/28 dx डिवाइडेड बाई x माइनस फोर। यहाँ पे bx प्लस सी है तो हम क्या लिख पाएंगे इसको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx 13x अपॉन 28 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा 22/28 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई की वैल्यू 15/28 ln ऑफ x माइनस फोर प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/28 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा 13x प्लस 22 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा dx। तो बेसिकली क्या हो गया, 1/28 कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 13x प्लस 22, 1/28 बाहर, 13x प्लस 22 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो अब हमारे पास देखें तो लास्ट प्रॉब्लम में जो मैंने फैक्टर लिया था वो मैं जानबूझ के ऐसा फैक्टर लिया था जो कि आपस में वो बन रहे हो, अलग अलग फैक्टर्स बन रहे हो, बट इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस फोर फैक्टर नहीं बनेगा, ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है बेसिकली। तो हमने जो पहले प्रॉब्लम पढ़ा हुआ है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हो और अगर नीचे फैक्टर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे ए टाइम्स में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट बी। तो हम क्या करेंगे, इसको I1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको I2 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमें I2 वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे 13x प्लस 22 को ऐसे लिखेंगे, 13x प्लस 22 इक्वल्स टू ए टाइम्स में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म b। यहाँ पे जो एक सेकंड मैं इसको अलग अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ a डैश प्लस b डैश, क्योंकि a वाला यहाँ पे जो a और b c है उससे ये डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अब हम यहाँ पे। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करें तो यहाँ हो जाएगा 13 इक्वल्स टू 2a डैश, यहाँ से हो जाएगा 13/2 इक्वल्स टू a डैश। अगर हम कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 22, तो हो जाएगा 2a डैश प्लस b डैश, 22 इक्वल्स टू 2 टाइम्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 13/2, तो ये हो जाएगा 13 प्लस b डैश, यहाँ से हो जाएगा ये 9 इक्वल्स टू b डैश। तो a डैश और b डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास बेसिकली। जब हम I2 को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू हम लिखेंगे I2 इक्वल्स टू 1/28 और यहाँ पे आ जाएगा a डैश की वैल्यू जाएगी 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 13/2। मैं वापस से लिखता हूँ इसको अच्छे से। बेसिकली हमारे पास I1 की वैल्यू तो आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रफ करते हैं। तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, I2 की वैल्यू में C था 22/28, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 13/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस b डैश हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, पूरा dx में हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या था, बेसिकली यहाँ पे 1/28 ही आया था कांस्टेंट टर्म में से, 1/28 ठीक है, क्योंकि 22 तो हमने
यूज कर लिया था 13x और 22, ठीक है 1/28 था कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास I2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो पहला हो जाएगा I2 इक्वल्स टू 1/28 मल्टीप्लाई बाई 13/2, ये जो टर्म है 13/2, और ये पूरा लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1/28 9 dx, 9 को बाहर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 इंटीग्रेशन में dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और लेंथी प्रॉब्लम है, मैंने जान मुश्किल लिया है लेंथी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये I2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो I2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13/56 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस हो जाएगा 9/28 dx डिवाइडेड बाई, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उससे डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 भी करेंगे प्लस 4 हो जाएगा +3, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, प्लस √3 का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। अगर मैं यहाँ लिख लूँ I2 की वैल्यू, तो I2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 13/56 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 9/28 और ये हो जाएगा 1/a, एक वैल्यू हो जाएगी √3, 1/a tan इनवर्स x by a, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमारे पास ये आ गया कंप्लीट वैल्यू I2 की, और I1 की वैल्यू है 15/28 log ऑफ x माइनस 4। तो कंप्लीट अगर हम I की वैल्यू लिखेंगे पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 15/28 ln ऑफ x माइनस 4 प्लस ये पूरा आंसर वापस लिख देता हूँ, 13/56 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 9/28 √3 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट I का। थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था, काफी चीजें इसमें यूज भी थी, कैलकुलेटिव भी था, तो ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए फाइनल, अगर बड़े प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होंगे उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होगी, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरी तरीके से। तो बढ़िया प्रॉब्लम था इसमें, हमने पार्शियल फ्रैक्शन से पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म आ रहे थे I2 के, उसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में ऐसा क्वाड्रेटिक बैठा हुआ था जो कि फैक्टराइजेबल नहीं था, तो वहां से हम जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि लीनियर टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे a टाइम्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट b, तो वहां से हम कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालेंगे और a टाइम्स a का वैल्यू निकाल लेंगे a डैश का। फिर हमने सॉल्व किया तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया I की वैल्यू, ये पूरा रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो अच्छा प्रॉब्लम था काफी। तो इसके साथ हम पार्शियल फ्रैक्शन को काफी चीजें हमने देखी है, पार्शियल फ्रैक्शन में ऑलमोस्ट चीजें कवर्ड है। तो अभी हमारे पास पढ़ने के लिए बचा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो अगली वीडियो से हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब तक आप अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।